स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है पूरे चैप्टर्स के अंदर, जितने भी आपके एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं मैथ में, उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हर साल रिपीट होती है, उसी थ्योरम को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं थेल्स थ्योरम। जिस थ्योरम पे ये पूरा चैप्टर का ऑलमोस्ट क्वेश्चन डिपेंडेंट है। मतलब अगर आप इस थेल्स थ्योरम को समझते हैं और आपको सिमिलैरिटी का कंसेप्ट आता है, तो इन दो कंसेप्ट की मदद से आप पूरे चैप्टर के सभी सवालों को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने थ्योरम के स्टेटमेंट शुरू करते हैं। स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें क्या बताता है, जैसा नाम ही बता रहा है प्रोपोर्शनल का मतलब कोई दो रेशियो होगा जो आपस में इक्वल होगा। तो इस स्टेटमेंट को देखते हुए हमें वही देखना है कि कौन से रेशियो की बात करी गई है। तो इसमें बोला जाता है, इसका स्टेटमेंट ये है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब मान लो मेरे पास कोई एक ट्रायंगल एबीसी है, इसमें एक साइड कोई भी एक ले सकते हैं। यहाँ पे एक हमने बीसी ली है, बीसी साइड के पैरेलल अगर कोई एक साइड बनाई जाए जो इस ट्रायंगल की अदर टू साइड्स को दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर काटे, मतलब जो साइड के पैरेलल हमने साइड बनाई है उसको छोड़ के जो दो साइड बची उनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, यहाँ पर डी और ई पर यहाँ पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो बोला इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, यानी एक लाइन पैरेलल बनाई गई टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी एक साइड के ट्रायंगल के, जो कि इंटरसेक्ट करती है अदर टू साइड्स को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब दो अलग अलग बिंदुओं पर। तो ये जो साइड्स होंगी जिन साइड्स को ये अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये साइड्स इक्वल रेशियो में बढ़ जाएंगी। इक्वल रेशियो का मतलब कि AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा, यानी इसकी लेंथ अपॉन इसकी लेंथ इक्वल होगी इसकी लेंथ अपॉन इसकी लेंथ के, यानी ये रेशियो इस रेशियो के बराबर होगा। इसीलिए इसको प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं, यानी दो रेशियो आपस में इक्वल है। अब हमको इसका देखना है प्रूफ, जो कि मेन पार्ट है, जो कि हम लोग के पेपर में आएगा कि इसका एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और बोलेगा कि इसका प्रूफ करने को, हम लोगों को प्रूफ करना देखना है, क्योंकि वो हर साल रिपीट होता है पेपर में। और इसका प्रूफ समझते समझते हम क्वेश्चन को भी टैकल करना सीखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। चलो अब प्रूफ करते हैं, प्रूफ करने वाला पार्ट देखते हैं। तो इसके में हम लोग को प्रूफ करने के लिए जो जो चीज गिवन है पहले हम लोग वो लिखेंगे, और यहाँ पर ये मेंशन है कि हमको प्रूफ क्या करना है। हमको ये प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB का जो रेशियो है वो AE अपॉन EC के रेशियो के आ रहा है, जो कि यही थेल्स थ्योरम कह रहा था। अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम लोग के पास डेटा क्या क्या है, हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इन्फॉर्मेशन की अगर देखें तो हम लोग को बस ये बोला गया था स्टेटमेंट में कि ये लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है ना। गिवन में क्या था मेरे पास कि जो DE लाइन जो खींची गई है वो BC जो दूसरी साइड है, अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल, उसके पैरेलल है। ठीक है, बस इतनी चीज थी और हमें इसकी मदद से प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले एक लॉजिक समझ लेते हैं, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का लॉजिक होता है, जिसमें हम लोग को हाइट का कंसेप्ट समझना है कि ट्रायंगल की हाइट होती क्या है, उसकी हाइट कभी कभी क्या होती है, ट्रायंगल के बाहर जाती है। तो वो कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद ये जो थ्योरम है बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा। तो अगर बात करें किसी ट्रायंगल के एरिया की, तो सबको पता होगा आप लोगों को कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है, एग्जांपल के रूप में इस तरह का कोई ट्रायंगल है, तो अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग मान लो अगर हमको इसका एरिया निकालना है ट्रायंगल ABC का, तो ABC के ट्रायंगल के एरिया के लिए अगर हम इस साइड को बेस मानते हैं, तो इसकी जो हाइट होती है वो सामने वाले वर्टेक्स से इसी वाली साइड पर डाला गया क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, या कह लो एक ऑल्टीट्यूड होता है। ठीक है, तो जो ऑल्टीट्यूड होगा वही इस ट्रायंगल की क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी इस साइड के करस्पॉन्डिंग। लेकिन कभी कभी कोई ट्रायंगल अगर इन केस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाता है, जैसे यहाँ पर अगर बना ले एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में अब इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर ऑल्टीट्यूड डालना है, तो वो यहाँ तो पड़ेगा नहीं, परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड तो 90 डिग्री पे होगा, तो हम लोग को इस साइड को क्या करना पड़ेगा, आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसका हाइट याद रखना कि बाहर भी आ सकता है। ये कंसेप्ट इस थ्योरम के प्रूफ में भी इस्तेमाल होगा। तो याद ये रखना है कि ट्रायंगल की हाइट जरूरी नहीं है कि उसके अंदर ही लाई करे, ट्रायंगल की हाइट उसके बाहर रीजन में भी आ सकती है। हम लोग जिस भी बेस को मान रहे होंगे उसी के करस्पॉन्डिंग हाइट लेंगे, चाहे वो अंदर आए चाहे वो बाहर आए। अब ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो इजीली हम लोग इस प्रूफ को समझ सकते हैं। तो चलो प्रूफ वाले पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो प्रूफ के पार्ट में हम लोगों को क्या करना है, चार ट्रायंगल के एरिया की मदद से इसका प्रूफ करना है। ठीक है, और इसका और कोई अल्टरनेट मेथड नहीं है, इसी चार ट्रायंगल के एरिया की मदद से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे भी बताए एरिया ऑफ ट्रायंगल पे खेलना है। तो ये वाला एक ट्रायंगल है ADE, एक बार हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया के लिए एक बार AD हमें चाहिए रेशियो के अंदर, तो इसको हम बेस मान के चलेंगे, और एक बार हमें AE चाहिए तो हम लोग एक बार इसको बेस मान के चलेंगे। तो जब हमको AD चाहिए बेस के रूप में, तो हमें हाइट किसको मानना पड़ेगा, इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में एक हाइट यहाँ बनाएंगे, और जब हम लोग AE को बेस मानेंगे तो हम लोग को इसके करस्पॉन्डिंग हाइट चाहिए, तो हम D से एक हाइट बनाएंगे।
तो कंस्ट्रक्शन में हमें दो क्या करने हैं, ऑल्टीट्यूड गिराने हैं। यानी एक पॉइंट इसको मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं ABCDE हो गया, तो F ले लिया, इसको क्या ले लिया, G ले लिया। तो हमने क्या किया, एक EF ड्रॉ किया जो कि परपेंडिकुलर है AD के, और एक DG ड्रॉ किया जो कि परपेंडिकुलर है AE के। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम लोग को ये लिखना होगा कि जो हमने अपने मन से क्या नाम एक्सटेंड किया है फिगर को, तो पहले हमें वो मेंशन करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन के हमने अंदर EF जो है वो ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू AD, और साथ में एंड ये वाली जो लेंथ है DG, इसको हम लोग परपेंडिकुलर टू किसके, AE के। तो ये दोनों हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की, और साथ में एक और काम ये करना है कि इस वाली लेंथ को ज्वाइन कर देंगे हम। अभी बताते हैं इसका क्या यूज है, जब भी थ्योरम में अंदर चलेंगे प्रूव करने तो आपको समझ में आएगा कि इसका क्या यूज है। बस इजी है, कुछ है नहीं, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करना है, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करना है। क्रिस क्रॉस पैटर्न याद रखना है कि हमने क्या किया, ज्वाइन किया D to C, यानी ज्वाइन DC एंड और साथ में ज्वाइन DE, इन दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया। बस अब यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग को बस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब मैं बता देता हूँ कौन कौन से ट्रायंगल के एरिया पे हम लोग डील करेंगे। तो एक बार हम लोग को AD अपॉन क्या चाहिए, DB चाहिए। तो हम लोग AD अपॉन DB के लिए एक बार इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे होंगे, इस वाले का जिसमें ये बेस का काम करेगा, और एक बार DB को बेस मानने के लिए हम लोग इस DEB ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे होंगे, ठीक है। और उसको हम लोग लेंगे एक तरफ, और सिमिलरली ऐसे ही अदर साइड RHS को बनाने के लिए एक बार हम लोग AE बेस को पाने के लिए इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे होंगे, और एक बार इस वाले EC को बेस मानने के लिए इस EC को हमें रेशियो बनाने के लिए इसको बेस मानने के लिए इस ट्रायंगल DEC का एरिया निकाल रहे होंगे। तो अब चलते हैं सबसे पहले एरिया निकालने, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को एरिया निकालना है किस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो ऊपर वाला है क्या नाम है इसका, AD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD निकाल लें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD जो अकॉर्डिंग टू फिगर आएगा वो होगा हाफ इनटू जो इसका बेस है, AD का जो बेस है ADE का वो है AD, और AD बेस के करस्पॉन्डिंग जो हाइट है वो क्या है, EF। तो EF लिख लेना आपको। ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया मेरा फर्स्ट लाइन, फर्स्ट एरिया का, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया। सिमिलरली इसी ADE ट्रायंगल का एरिया अगर हम इसको बेस मान के लिखना चाहें इसको, तो हम ये लिख सकते हैं हाफ इनटू AD की जगह पे अब इस बार बेस इसको मान रहे हैं तो AE हो जाएगा, और हाइट इस बार क्या हो जाएगी, DG हो जाएगी। अब अगर ध्यान दो तो ADE का ही ये एरिया है, तो ये दोनों एरिया आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सिंस दोनों के दोनों एरिया ट्रायंगल ADE के हैं, तो हम ये कह सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन, इसको मान लो पहला इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन को क्या करो, कंपेयर करो। तो कंपेयरिंग 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हमने कंपेयर किया, तो हमें यहाँ पे क्या रेशियो मिला, यहाँ पे रेशियो नहीं मिला, हम लोग को क्या मिला कि दोनों एरिया जो है वो इक्वल है, हाफ इनटू AD इनटू EF इज इक्वल टू हाफ इनटू AE इनटू DG। अब आधा आधा जो लाइन है वो हम लोग को दिखने लगी होगी, AD हम लोग को इधर दिखने लगा है, AE इधर दिखने लगा है, बस हमें EF को और DG को हटाना है, क्योंकि हाफ हाफ तो खुद ही कैंसिल हो जाएगा। हमें EF को और DG को हटाना है, तो EF और DG को हटाने के लिए हमें किसी एक नीचे इक्वेशन में इसको लाना पड़ेगा। अब वो हमें इजीली दिख रहा है क्या, कि अगर हम इस ट्रायंगल से डील करें, इस ट्रायंगल के एरिया से डील करें, तो इसकी हाइट EF बनेगी जो आसानी से इसको काट देगी, अब इधर इस वाले ट्रायंगल की हाइट बनेगी DG जो आसानी से उधर काट देगी। तो अब हम लोग को चलना है उस वाले ट्रायंगल पे, उस वाले ट्रायंगल मतलब DEB, और एक बार ट्रायंगल EDC को निकाल लें, ठीक है। तो अब हम लोग उस पे चलते हैं। तो उस पे चलने के लिए अभी इसको तब तक आप नोट डाउन करो, सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। तो ये लाइन मैंने लिख ली है जहां से हमको अपना जो थर्ड इक्वेशन मिला था, यानी दोनों एरिया को हम लोगों ने इक्वेट किया था, इसी दोनों एरिया को इस बेस और इस बेस के करस्पॉन्डिंग, तो हम लोग को ये जो दो लाइन मिली थी कंपेयर करने को, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। अब आगे जो हम लोग को एरिया कंसीडर करना है वो DEB और DEC पे बात करना है। तो हम लोग चलते हैं एरिया DEB और DEC को निकाल लें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अब हम लोग लिखेंगे किसका, DEB का, ठीक है। किस लिए लिख रहे हैं, ताकि हम लोग ये जो DG वाला टर्म है इसको कैंसिल कर पाए और इजीली हमारा AD अपॉन DB बन पाए, ठीक है। तो अब DEB का अगर हम लोग एरिया लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोग का हाफ इनटू क्या लगेगा, वही बेस को हम लोग इस बार क्या मान के चल रहे हैं, DB, ताकि मेरे रेशियो में DB आए, इनटू इस बार ये जो हाइट का कंसेप्ट है थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कभी भी अगर कोई ट्रायंगल ऐसा बने जिसमें वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर ऑल्टीट्यूड डालनी हो, तो अगर ऑल्टीट्यूड बाहर आ रहा है तो हम लोग हाइट उसी को कंसीडर करेंगे। तो अगर इस ट्रायंगल को देखो तो DBE में जो E के करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल से बाहर जा रहा है, लेकिन हम लोग हाइट कंसीडर इसी को करेंगे। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, ऑल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होता है और वो बाहर जा रहा है तो वही हाइट होगी तब भी।
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हाइट को यहाँ पे लिखेंगे क्या, EF, ठीक है। अब सिमिलरली ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग को दूसरी तरफ चलना है, किस तरफ, DEB अभी देखे, अब हमको इसी जगह रेशियो चाहिए तो हम लोग DEC पे खेलेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC पे चलेंगे। अब यहाँ पर जो DEC, ठीक है, तो यहाँ पर जो एरिया होगा इसमें बेस बदल जाएगा, DB की जगह पे बेस का काम कौन करेगा, EC। और इस बार जो हाइट है वो जैसे यहाँ पर थी कि बाहर आई थी, वैसे इस वाले पॉइंट में भी हाइट बाहर आ रही है। इस बार हाइट का काम कौन कर रहा है, DG कर रहा है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो पिछली बार हम लोगों ने ऊपर में सेम ट्रायंगल का एरिया निकाला था, तो वो दोनों आपस में इक्वल हो गए थे, और इक्वल होने की वजह से एक इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया। लेकिन इस बार ये सेम ट्रायंगल नहीं है, दो अलग अलग ट्रायंगल है, तो हमें इन दोनों को अगर एरिया को इक्वल कराना है तो हमें कुछ स्टेटमेंट याद करनी पड़ेगी जो हम लोगों ने क्लास 9th के अंदर पढ़ी है। 9th के अंदर एक ट्रायंगल के अंदर एक थ्योरम हुआ करती थी कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन हमने खींची, ठीक है, दो पैरेलल लाइन के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, एरिया बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस विद द सेम बेस क्या हुआ करता था, इक्वल हुआ करता था। यानी अगर एक ट्रायंगल है जिसका कोई एक बेस जो है किसी लाइन पर है, और उसी बेस से हम लोग किसी दूसरे ट्रायंगल को बनाते हैं, ठीक है, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनाते हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल में होता क्या, बेस इनटू हाइट, बेस तो दोनों का सिमिलर है, और हाइट की अगर बात करो तो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस हर जगह सेम होगी, तो इस बार हाइट भी सिमिलर है। इसलिए हम लोग कैसे भी बना लें, इस बेस से हम कोई भी ट्रायंगल बना लें इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, हर ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। उसी लॉजिक को अगर यहाँ लगाएं तो यहाँ पर भी दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस के साथ BC के साथ ये वाला ट्रायंगल भी बना है, और सेम बेस के साथ BC के साथ ही ये BEC वाला भी ट्रायंगल बना है। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर एरिया इक्वल हो गया तो जैसे हम वहां इक्वेट कर पाए थे और ये इक्वेशन बना पाए थे, ऐसे हम इन दोनों को भी इजीली इक्वेट करके इक्वेशन बना पाएंगे। तो अब हम लोग यही स्टेटमेंट यानी थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए क्लास 9th में जो हमने पढ़ी थी, इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं थर्ड फोर्थ इक्वेशन, इसको मान लेते हैं फिफ्थ इक्वेशन। तो कंपेयरिंग फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को कंपेयर करने पे हम ये कह सकते हैं कि हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल या ट्रायंगल एरिया DEB का जो एरिया है, हाफ ऑफ DB इनटू EF इज इक्वल होगा किसके, हाफ ऑफ साइड EC इनटू DG के, ठीक है। अब इससे हम लोग को कौन सी इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ क्या लिखेंगे, बाई थ्योरम। ये थ्योरम की मदद से हमने स्टेटमेंट लिखा कि भाई दोनों के एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे, एरिया बिटवीन सेम पैरेलल, ठीक है, ऑन द सेम बेस। अब इसमें भी देखो तो यहाँ पर भी हाफ से हाफ कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ क्या था ये DB इंटू यहाँ पे क्या था ये DB इंटू EF नहीं है ये, हाँ ठीक है, DB इंटू EF, यहाँ पे क्या है EC इंटू DG। अब यहाँ पर ही हम लोग को जो इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 3, ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। तो अगर हम लोग इक्वल चीजों को देखें तो हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, इक्वल चीजों को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग उसी लॉजिक के हिसाब से क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 6 से डिवाइड करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन को 6 से डिवाइड करने पर, इक्वेशन 3 को 6 से डिवाइड करने पर हम लोग को मिलेगा क्या, AD into EF is equal to LHS में ये मिला, LHS को LHS से जब डिवाइड करेंगे तो AD into EF अपॉन होगा किसके, DB into EF के। दिख गया वो थ्योरम, लाइन वो दिखने लगी होगी। अब सिमिलरली ऐसे ही AE into DG अपॉन RHS को RHS से डिवाइड करेंगे तो EC into DG के। तो DG से DG कैंसिल, EF से EF कैंसिल। तो हमें जो स्टेटमेंट हम लोग को चाहिए था, क्या था हम लोग का स्टेटमेंट, AD अपॉन DB जो कि यहाँ पे है, AD अपॉन DB जो कि यहाँ दिख रहा है, AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के यहाँ दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ से बड़े आराम से बोल सकते हैं, ठीक है, कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यहाँ से हम लोग इतना लिख करके बोल सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड, हमने इस तरीके से इसको प्रूव किया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब इसके दो और भी रिजल्ट होते हैं। उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना, कंपोनेंटो डिविडेंडो के लॉजिक से आता है। अभी के लिए मेन जब हम लोग को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलेगा तो हम लोग बस इतना ही लिखेंगे, ठीक है, लेकिन वो स्टेटमेंट भी हम बता देते हैं ताकि क्वेश्चन में आपकी मदद हो सके। तो अगर AD अपॉन DB जो है वो AE अपॉन EC के बराबर होता है, तो इसी को अगर हम लोग आगे एक्सटेंड करके बोलना चाहे तो हम ये भी कह सकते हैं कि AD अपॉन बड़ी वाली साइड, देखो
छोटी वाली छोटी वाली छोटी वाली छोटी वाली के बराबर। अब क्या करो, छोटी के साथ एक बड़ी ले लो, यानी एडी अपॉन क्या कर लो, डीबी, डीबी की जगह पे इस बार एबी ले लो, ठीक है। ये बराबर होगा सेम सेम, जो इधर काम किया वो इधर करना है, ए छोटी वाली के साथ एकदम बड़ी वाली एसी ले लो, ठीक है। तो छोटा छोटा इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा। अब यहाँ पे छोटा बड़ा इक्वल टू छोटा अपॉन बड़ा। अब उल्टा भी कर सकते हो कि नीचे वाला छोटा लेके पूरा ऊपर ले लो, यानी डीबी अपॉन एबी इज इक्वल टू ईसी अपॉन एसी, ठीक है। तो ये सब भी ट्रू है, ये सब कंपोनेंटो डिविडेंडो से आता है, कुछ नहीं करना, आप खुद भी कर सकते हो। दोनों तरफ +1 कर लो, दोनों तरफ +1 करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एडी प्लस डीबी मिलेगा जो कि बन जाएगा एबी, ईसी प्लस एई प्लस ईसी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एई प्लस ईसी मिलेगा जो कि बन जाएगा एसी। तो यहाँ पर एडी यहाँ लिख देते हैं, एडी में हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एडी प्लस डीबी अपॉन डीबी इज इक्वल टू बन जाएगा किसके, एई प्लस ईसी अपॉन ईसी के। अब अगर ये लॉजिक लगा लो तो एडी डीबी ऐड होके कितना देगा हम लोग को, पूरा एबी देगा, फिगर के अकॉर्डिंग। और नीचे वाले में हम लोग कुछ चेंज नहीं किए। इसी तरीके से एई प्लस ईसी क्या देगा, एसी देगा, एसी अपॉन ईसी, नीचे वाले में कुछ चेंज नहीं किए। तो यहाँ से जब इसको पलटोगे तो जो चीज तुम्हें यहाँ चाहिए, एडी अपॉन एबी पलट दो इधर, ठीक है, ये वाला डीबी अपॉन एबी मिलेगा। तो डीबी अपॉन एबी इधर पलटा हमने, और सेम सेम लॉजिक वहां मिलेगा, ईसी अपॉन एसी, ये वाला लॉजिक मिल गया, ठीक है, ईसी अपॉन एसी, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक मिल गया। अब इसको प्रूव करने के लिए इसमें कुछ नहीं करना, इसमें तुम्हारे पास क्या है, एडी अपॉन डीबी है, एडी अपॉन एबी है, एई अपॉन एसी है। तो हमें क्या चाहिए, इस बार एडी चाहिए और साथ में एबी चाहिए, तो हमें यहाँ से डीबी हटाना पड़ेगा। डीबी को हटाने के लिए क्या कर लो, यहाँ पे दोनों में तरफ एक एक -1 कर दो। -1 करोगे इस इक्वेशन में, डीबी माइनस एबी होगा, यानी एबी में से डीबी घटेगा तो अपने आप एडी मिल जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पर ईसी माइनस एसी होगा, तो क्रॉस माइनस माइनस करोगे तो ईसी माइनस एसी होगा, ईसी में से एसी घटेगा तो तुम्हें ए मिल जाएगा। तो इजीली वो वाली लाइन भी आ सकती है, कुछ नहीं करना, एक बार +1 करना, एक बार -1 करना। मेन जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ था वो यहीं तक था, इसके आगे पेपर में नहीं करना होता। इसके आगे ये जो 2 स्टेटमेंट मैंने दिए ये क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो यहाँ तक अगर आप प्रूव करते हो तो आपके 6 नंबर श्योर शॉर्ट क्लियर है, यूपी बोर्ड के अंदर और किसी स्टेट बोर्ड के अंदर भी।